अब्बा को फौत हुए कुछ ही महीने हुए थे। अम्मा ने भी खुद को संभाल लिया था। हम सबके साथ हंसी खुशी बैठकर मजाक करती थीं। लेकिन अब कुछ दिनों से अम्मा की हरकतें काफ़ी अजीब हो चुकी थीं। अम्मा को हर वक्त अपने कमरे में जाने की जल्दी पड़ी रहती थी। बार बार वो सर उठा उठाकर अपने कमरे के दरवाजे को देखती रहती थीं। सबसे हैरानकुन और परेशान कर देने वाली बात तो ये थी कि अम्मा जब भी कमरे से बाहर निकलती तो इसके निकलने के 5 मिनट बाद ही ठीक इसके पीछे 8 बिच्छू बाहर निकलते थे, जिनको देखकर मैं चिल्लाने लगती थी। ऐसा इस रात से हुआ था जब मैं पानी पीने उठी थी। मैं कमरे से बाहर आई तो अम्मा के कमरे की बत्ती जल रही थी। मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया और सोचा अम्मा को अकेले डर लग रहा होगा, इसलिए इसने बत्ती जलाकर रखी है। मैं बावर्ची खाने में आ गई और जल्दी से फ्रिज में से पानी की बोतल निकालकर पानी पीते जग से भरा और कमरे की तरफ बढ़ गई। लेकिन रास्ते में ही मुझे ठटक कर रुकना पड़ा, क्योंकि मुझे अम्मा के कमरे में एक साया महसूस हुआ था। वो अम्मा तो बिल्कुल नहीं थी, वो कोई मर्दाना साया था। लेकिन कोई मर्द भला मेरी बेवा अम्मा के कमरे में रात के इस पहर क्या कर रहा था, और वो अंदर कैसे आया? मैंने ये सब सोचते अपने सर पर चिपत लगाई। मैं अभी क्या क्या सोच रही होती हूँ, भला घर में कोई कैसे आ सकता है? मैंने ऊपर की तरफ देखकर अपने कानों को हाथ लगाया और कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे जहन से हर चीज़ मिट चुकी थी। मैंने कोई साया देखा भी था और मैं आराम से सो गई। सुबह उठी तो देखा अम्मा भी अपने कमरे से बाहर निकली थीं। मैंने अम्मा को इशारे से नाश्ते का कहा और खुद मैं आराम से सहन में मौजूद चारपाई पर बैठ गई थी। अम्मा तेज तेज अपने हाथ चला रही थी। अम्मा की फुर्ती देखकर मैं सोच ही सकती थी कि मैं भी कभी ऐसे ही पराठे बनाऊंगी। लेकिन मैं बस सोच ही सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी। अचानक मेरी नज़र अम्मा के कमरे पर पड़ी, जहाँ से लाइन से 8 बिच्छू आगे पीछे निकल रहे थे। मुझे इतना खौफ आया कि हलक से आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। मैंने अचानक से शोर मचा दिया तो मेरा भाई जल्दी से आया था। इसने झाड़ू उठाया और इसको मारना शुरू कर दिया। मैं चारपाई पर चढ़कर इनको अपने भाई के हाथों मरता हुआ देख रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे मेरा ये खौफ ख़त्म होने लगा था, क्योंकि अब ये रोज़ का मामूल बन चुका था। अम्मा रोज़ कमरे से बाहर निकलती तो इसके बाद ये बिच्छू लाइन बनाकर इधर उधर फिरते बाहर आ जाते थे। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं घर में क्या हो रहा था, लेकिन अजीब बात तो ये थी, रोज़ ही 8 बिच्छू निकलते थे। सोचने वाली बात ये थी कि वो घर में आते कहाँ से थे। रोज रोज अम्मा के कमरे से 8 बिच्छू निकलना कोई आम बात नहीं थी, लेकिन हमारे घर में कोई इस बात पर सोच ही नहीं रहा था। भाई की तो जैसे ड्यूटी लग चुकी थी। रोज उठकर आता और बिच्छू मारकर यूं सीना चौड़ा करता जैसे सांप मार दिया हो। मैं सोचना तो नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं अम्मा को मशकूक नज़रों से देखने लगी थी, क्योंकि अम्मा के कमरे से ही रोज़ बिच्छू बरामद होते थे। कभी मेरे कमरे से तो नहीं हुए थे, और ना ही किसी और के कमरे में से। इन्हीं सोचों में घिरी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई कड़ी आपस में नहीं मिल रही थी। लेकिन मुझे पूरा शक था, अम्मा कुछ न कुछ तो हमसे छुपा रही हैं। इसलिए अगले रोज़ जब बिच्छू कमरे से निकले तो भाई ने रोज़ की तरह इस दिन भी इसको मार दिया। उस वक्त सब लोग सहन में मौजूद थे। तब मैं जल्दी से बोली थी, आखिर ये बिच्छू रोज़ अम्मा के कमरे से ही क्यों निकलते हैं, हमारे कमरे से क्यों नहीं निकलते? मेरे सवाल पर सबको चुप लग गई थी। किसी ने नोट नहीं किया कि क्या हुआ है, लेकिन मैंने अम्मा के चेहरे की उड़ती रंगत साफ देखी थी। अम्मा ने जल्दी से अपने माथे पर आया हुआ पसीना साफ किया था, जिसका साफ मतलब ये था कि इनके दिल में चोर है। सो इसलिए वो यूं बुखलाकर घबराना शुरू हो चुकी थीं। इसी वक्त मेरे भाई ने बीच में बोलकर सारा मंसूबा खराब कर दिया था। तू खुद एक नागिन है, बिच्छू तेरे कमरे में क्यों आएंगे? भाई की बात सुनकर सभी दबी दबी हंसी हंसने लग गए। इसलिए किसी ने अम्मा के चेहरे के वो बदले तासुरात नहीं देखे थे, लेकिन मैं देख चुकी थी। मुझे तो बचपन से ही जासूसी का शौक था, और अब तो मेरी अम्मा का ही केस मेरे हाथ लग गया था। आखिर वो ऐसा क्या करती थी कि जो रोज़ ही बिच्छू खुद इसके कमरे में आ जाते, और सुबह कमरे से निकलते ही बिच्छू भी अपनी मौत आप मरने बाहर आ जाते थे। इन सब के पीछे आखिर अम्मा का क्या मकसद हो सकता था? अम्मा क्यों बिच्छू अपने कमरे में रखेगी, जबकि वो जानती है कि ये सब कितना खतरनाक हो सकता है? इसलिए बात तो मानने वाली थी ही नहीं कि अम्मा ये सब कुछ जानबूझ के करती थी, बल्कि इत्तेफाक भी हो सकता था। लेकिन ऐसा कौन सा इत्तेफाक है जो रोज़ ही होता हो? मेरे ज़हन में अम्मा के खिलाफ जो भी खिचड़ी पक रही थी, वो कहीं से भी फजूल नहीं थी, बल्कि एक एक बात वाकई सच थी। बस मेरे पास कोई सबूत नहीं था।
اگلے روز اماں اٹھی تو روز کی طرح ناشتہ بنانے کے بعد بولی، سفینہ میں نے ناشتہ تیار کر دیا ہے، تو خود بھی کھا لینا اور بھائی کو بھی کھلا دینا۔ ابھی اماں بول ہی رہی تھی کہ اسی وقت بھائی نے آ کر وہ بچھو مار دیے۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ مرے ہوئے بچھو کو دیکھ رہی تھی اور شیطانی ہنسی ہنس رہی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی سرا میرے ہاتھ آنے کو تیار نہیں تھا۔ اماں نے بچھو کو مرتے دیکھ کر وہ عجیب ہنسی کیوں ہنسی تھی؟ کیا وہ جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہی تھی؟ اگر کر بھی رہی تھی تو اس کے پیچھے اماں کا کیا مقصد تھا؟ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ آخر ایسا بھی کون سا راز تھا جو اماں یوں چھپا رہی تھی؟ اماں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے ہلایا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کون سے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ اماں نے اپنا ہاتھ میرے آگے لہرایا اور کہا۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تھا جو اتنی دیر میں اپنی چادر اٹھائے باہر نکل رہی تھیں۔ تم گھر کا خیال رکھنا اور سب کو ناشتہ کروا دینا، اماں نے کہا اور جلدی جلدی اپنے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے۔ لیکن اماں تو اتنی صبح جا کہاں رہی ہے؟ میں نے اماں سے پوچھا تھا، اور یہاں سے ہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اماں آنکھ بگولا ہوئی اور میری طرف مڑی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کے عجیب تاثرات دیکھے تھے جن کو دیکھ کر مجھے ان سے بے ساختہ خوف آیا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میں تیری ماں ہوں، تو میری ماں نہ بن، سمجھی؟ میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، اور خبردار جو اب مجھ سے کوئی اور سوال کیا یا پھر میرا پیچھا کیا تو ماں نے انگلی اٹھا کر میری طرف کی تھی اور اپنی بات کہتے ہی تن فن کرتی گھر سے روانہ ہو چکی تھی۔ میں ابھی تک وہاں کھڑی اماں کے لہجے اور ان کی حرکت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میں نے تو اماں سے سیدھا سادہ سا سوال پوچھا تھا، اس میں اتنے بھڑکنے والی کون سی بات تھی؟ پھر پتہ نہیں اماں کیوں ایسا عجیب برتاؤ کر رہی تھی۔ اماں پورے 2 گھنٹے لگا کر وہاں سے واپس آئی تھی۔ جب اماں گھر میں داخل ہوئی تو اماں کی حالت کافی غیر تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو لیمو پانی بنا کر پلایا تھا، جسے پینے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھیں۔ شاید وہ آرام کی غرض سے جا کر سو گئی تھیں۔ شام میں اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ مجھے ڈھیروں پیار کرنے لگی تھیں۔ میں اماں کی عجیب و غریب حرکت پر بھی حیران کن تھی۔ اماں کے کمرے میں اس سائے کا دیکھنا، اس کے بعد روز اماں کے کمرے سے 8 بچھو نکلنا، پھر اماں کا 2 گھنٹے گھر سے باہر رہنا، اور اب اماں کا بغیر کسی بات کے مجھ پر یہ پیار جتانا مجھے خوشی کی بجائے شک میں مبتلا کر رہا تھا۔ اماں کافی دیر میرے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہیں۔ میں نے اماں کو ایک نظر دیکھا تو یوں لگا شاید وہ اپنے صبح کے رویے کی وجہ سے مجھ سے زیادہ پیار کر رہی ہیں، لیکن یہ سب بس تھوڑی ہی دیر رہا تھا۔ اماں جب کھانا کھانے کے بعد کمرے میں گئیں تو میں بھی اماں کے پاس جا کر بڑے پیار اور لاڈ سے بولی تھی، اماں مجھے آج تیرے پاس سونا ہے۔ میری یہ بات سنتے ہی میری اماں نے مجھے فوراً خود سے الگ کیا تھا اور بازو پکڑ کر کمرے سے باہر نکالنے لگی تھیں۔ تو چل شاباش، اپنے کمرے میں جا کر سو جا، میرے ساتھ تو نہیں سو سکتی، میں اکثر سوتے میں ہاتھ پاؤں کا استعمال کرتی ہوں، تجھے چوٹ لگ جائے گی، چل شاباش کمرے میں جا اپنے۔ اماں نے مجھے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تھا، لیکن میں تو اماں کا سچ جاننے کا پورا منصوبہ بنا چکی تھی، تو میں بھلا اماں کی باتوں میں کیسے آتی؟ نہیں اماں، میری پیاری اماں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، آج بس میرا دل ہے میں اپنی ماں کے ساتھ سو جاؤں، اور بس میں آج تیرے ساتھ ہی سوؤں گی۔ میں نے اماں کو کہتے آگے بڑھنا چاہا تو اماں نے اچانک سے اپنی مضبوط گرفت میں میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کمرے کے باہر چھوڑتے دانت پیس کر بولی تھیں، تو میری بات ایک بار مان لیا کر، کسی دن اپنا بہت بڑا نقصان کروا بیٹھے گی، جا اپنے کمرے میں جا کر سو جا۔ اماں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ میں اماں سے مزید خوفزدہ ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ آئی تھی۔ میرا دل 100 کی سپیڈ سے دوڑ رہا تھا۔ میرے سامنے بار بار اماں کا فق چہرہ آ رہا تھا تو کبھی وہ سرخ آنکھیں آ رہی تھیں۔ اماں کو آخر کیا ہوتا جا رہا تھا؟ کہیں اماں پر کوئی سایہ تو نہیں تھا؟ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اماں تو بالکل ٹھیک تھیں، وہ تو جان بوجھ کر یہ سب حرکتیں کرتی تھیں۔ اب مجھے اماں کا سچ معلوم کرنے کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کا راز جان کر ہی رہوں گی۔ آخر وہ کمرے میں ایسا کیا کرتی ہیں کہ صبح اس کے کمرے سے 8 بچھو برآمد ہوتے ہیں؟ آخر اس کا ان بچھوؤں سے کیا کام تھا؟ اگر وہ زہریلی بچھو اماں کو کاٹ لیتے تو؟ میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی تھی۔ کافی دن گزرنے لگے تھے، لیکن اماں کی عادتیں تبدیل ہونے کی بجائے اور پختہ ہوتی جا رہی تھیں۔ اب تو اماں کا پیٹ بھی بڑھنا شروع ہو چکا تھا۔ پہلے تو بس مجھے شک تھا، لیکن اب مجھے یقین تھا اماں کوئی غلط کام کر رہی ہے۔ اب تو میرے ساتھ ساتھ سب گھر والوں نے بھی یہ بات نوٹ کرنا شروع کر دی تھی۔ اماں کا پیٹ بڑھنے لگا تھا، اماں کی حرکتوں میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اب تو مجھے لگنے لگا تھا کہ اماں کا ضرور کوئی چکر چل رہا ہے، جس کی وجہ سے اماں اس حال میں پہنچ چکی تھیں۔
मैं अक्सर सोचती थी, अम्मा को ज़रा शर्म नहीं आती। इसकी जवान औलाद थी और वो खुद ये सब करती फिर रही हैं। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकल चुका था और अब मैंने ठान ली थी कि मैं अम्मा का सच दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, ताकि कोई और ऐसी गलती करने की कोशिश भी ना करे। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इन सब में मेरे साथ क्या होने वाला था। कुछ ऐसा होने वाला था कि मैं खुद से नजरें ही नहीं मिला पाने वाली थी। अगले रोज अम्मा फिर से कहीं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। मैंने सोच लिया था कि आज मैं भी अम्मा का पीछा करूंगी। अम्मा जूं ही घर से निकलने लगी, इसने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे माथे पर प्यार करते हुए कहा, दरवाज़ा बंद कर लेना। और वो खुद चली गई। अम्मा के इस अमल से मेरा दिल पिघल गया था, लेकिन मैंने जल्द ही अपने जज्बात पर काबू पाया और अम्मा का पीछा करने के लिए खुद भी चादर लेकर घर से निकल गई। जाते हुए मैंने भाभी को दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा था, भाभी कुंडी लगा लो, मैं ज़रा अलीना के घर जा रही हूँ। इसकी अम्मा बीमार हैं, बस थोड़ी देर में आ जाऊँगी। भाभी फ़ोन में मसरूफ़ थीं, इसने इतना गौर नहीं किया। मैंने भी शुक्र किया और घर से निकल आई। मैंने देखा अम्मा अपना चेहरा छुपाकर यहाँ वहाँ देखते हुए जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थीं। फिर इसने एक रिक्शा रोका था और इसमें सवार हो गई थीं। मैंने भी जल्दी से वही किया था और अम्मा का पीछा करने लगी थी। आज मैंने सोच लिया था कि अम्मा का सच तो जानकर ही रहूंगी, बल्कि फ़ोन में भी सब रिकॉर्ड कर लूंगी। जैसे अम्मा अपनी मतलूबा जगह पर उतरी, मैं भी इसके पीछे चलने लगी थी। अम्मा ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और एक छोटी सी झोंपड़ी के अंदर दाखिल हो गई थीं। इस झोंपड़ी का दरवाज़ा किसी मर्द ने खोला था। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा था कि मेरी अम्मा इस उम्र में अपना मुंह काला कर रही थीं। मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जो सच सामने आया था वो नाकाबिले यकीन था। मैं खामोशी से घर वापस आ गई थी। अब आखिरी मंसूबा बाकी था। अम्मा के आने से पहले ही मैंने सोने का बहाना करते हुए अपनी जगह पर तकिए रखकर अम्मा के कमरे में आ गई थी। सबूत के तौर पर मैंने यहाँ भी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके फ़ोन छुपा कर रख दिया था। इसकी थोड़ी देर बाद जो इंकशाफ मुझ पर हुआ था वो मेरी सोच से भी परे था, क्योंकि अम्मा ने अलमारी से एक बक्सा निकाला था। इसमें 8 बिच्छू मौजूद थे। अम्मा ने एक तरफ पड़ा हुआ काला धागा उठाया और इस पर कुछ पढ़कर फूंकने के बाद इस बिच्छू के दरमियान रख दिया। वो इस पर चढ़ रहे थे। मैंने डरते हुए अपना पसीना साफ किया था। अब अम्मा ने कमरे की बत्ती बुझाकर एक मोमबत्ती जलाई थी और अपने हाथों को ऐसे हरकत दे रही थीं जैसे वो इस काम में बहुत महारत रखती हों। मेरी नज़र कब दीवार पर गई थी तो वहाँ अम्मा के हाथ इस तरह से मुड़े हुए थे जैसे कोई शख्स खड़ा हो, जिसका मतलब था कि वो सब मेरा वहम था। लेकिन इस वक्त जो सब मैं अम्मा को मैं करते हुए देख रही थी वो सब बहुत ही भयानक सच था। जब मेरी बर्दाश्त से बाहर हुआ तो मैं बाहर निकल आई थी। अम्मा जो अपने अमल में मसरूफ़ थीं, मुझे बाहर निकलते देखकर खौफ से पीली पड़ गईं और जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई थीं। अम्मा, मैं तेरा सच जान चुकी हूँ। अब बेहतर यही है कि तू सच बता दे, वरना मैं सबको बता दूंगी। तू कुछ नहीं जानती, चल निकल मेरे कमरे से। अम्मा ने मेरी बात को बहुत हल्के में लिया था। मैंने वो वीडियो ऑन करके अम्मा को दिखाई थी। देख ले अम्मा, ऐसी एक वीडियो मैं अलीना को भी भेज चुकी हूँ। अब तू सच बता दे, वरना मैं ये सबको दिखा दूंगी। मैंने अम्मा के सामने अलीना के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि मैं सच जानना चाहती थी। अच्छा अच्छा, मैं सच बताती हूँ, तू किसी को कुछ ना कहना। तब अम्मा बोलना शुरू हुई थीं। तेरे अब्बा की मौत एक बीमारी की वजह से हुई थी। इसको जिगर का कैंसर था, इसलिए वो मुझे छोड़ गए। मैं अभी इस सदमे से नहीं निकली थी कि मुझे लगा था कि मेरा जिगर भी खराब हो चुका है। मुझे डॉक्टर पर यकीन नहीं था, इसलिए मैं इस पेडनी के पास जाती थी। इसने मुझे ये बिच्छू वाला अमल बताया था। इसका कहना था कि इससे जिगर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसने बिच्छू पर जादू किया होता है और हर सुबह इनको मारना लाजमी था। लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकती थी, इसलिए ये काम तेरा भाई करता था। मुझे रोज़ रात इस पर अमल करना होता था, जिसकी वजह से मैं तुझे अपने साथ नहीं सुलाती थी। अम्मा ने अपनी बात पूरी की थी। मुझे अम्मा की सोच पर अफसोस भी हुआ और इस पर तरस भी आया। मैं अम्मा को लेकर भाई के साथ अस्पताल गई थी। वहाँ जाकर पता चला कि जिगर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से पेट में पानी भरना शुरू हो चुका था। उन्होंने अम्मा को दाखिल किया और इनका इलाज शुरू कर दिया। इनका पहले पानी निकाला। कुछ ही अरसे बाद अम्मा भी अल्लाह को प्यारी हो गई थीं। अपनी इस गलती की वजह से अम्मा अपनी जान से हाथ धो बैठी थीं। अगर वो बर वक्त इलाज डॉक्टर से करवा लेती तो आज हमारे बीच में होती। मैंने अम्मा का राज हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर लिया था। आपको क्या लगता है, अम्मा ने अपनी बीमारी का हमें ना बताकर जो इलाज करने का सोचा था, क्या वो सही था? क्या मैंने अम्मा की जासूसी करते सही किया था? अगर जासूसी ना करती तो शायद ये कुछ महीने जो अम्मा ज़ेरे इलाज रहकर हमारे बीच रह सकीं,
بہت پہلے ہی جان کی بازی ہار جاتی۔